सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आशा है ऑनलाइन वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए उपयोगी होंगे। पीडीएफ नोट्स को थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियो को भी ध्यान से एक बार या समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें। ये आपके लिए न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं में वरन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे। राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने महाराणा कुंभा पर पूरी एक पुस्तक लिखी है जो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित है। सबसे पहले देखें हम कि कुंभा जब मेवाड़ का महाराणा बना, राजगद्दी पर बैठा, तो उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। 1433 ईस्वी में जब गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण का सामना करने के लिए कुंभा का पिता महाराणा मोकल जीलवाड़ा में डेरा डाले हुए था, कुंभा भी उस समय युद्ध शिविर में उपस्थित था। उस समय चाचा और मेरा, जो कि भूतपूर्व महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्र थे, उन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी और कुंभा किसी प्रकार अपनी जान बचाकर चित्तौड़ पहुंचा, जहां मेवाड़ी सामंतों ने कुंभा का राज्याभिषेक करके उसे मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। तो कुंभा के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी अपने पिता मोकल के हत्यारों को दंड देना। दूसरी थी नागौर, मालवा एवं गुजरात की जो मुस्लिम रियासतें थी, उनकी नज़र मेवाड़ के सीमांत प्रदेशों पर लगी हुई थी। कुंभा स्वयं गुजरात के शासक का सामना करने के लिए अपने पिता मोकल के साथ जीलवाड़ा में था, तो ये एक आसन्न संकट था कि कब मालवा और गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण कर दे। तीसरा, महाराणा मोकल के समय मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया था। राठौड़ रणमल, जो कि महाराणा मोकल का मामा था, उसने मेवाड़ दरबार में सारे उच्च पद अपने समर्थकों को दे दिए थे और दैनिक प्रशासन में भी उसका हस्तक्षेप था। तीसरी चीज़ थी महाराणा मोकल के अंतिम दिनों में और उसकी हत्या के बाद उसकी अवैच्छिकता का लाभ उठा करके मेवाड़ी सामंत भी अनियंत्रित हो रहे थे, जिसमें एका, महपा, पमार इत्यादि थे, और वह महाराणा की आज्ञाओं का एक प्रकार से उपेक्षा कर रहे थे। मोकल के हत्यारों को दंड देने के लिए कुंभा ने रणमल को मारवाड़ से आमंत्रित किया। रणमल और मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से कुंभा ने चाचा और मेरा को घेर कर मार डाला और एका और महपा पमार जो है वो भाग करके मालवा के सुल्तान की शरण में चले गए थे। नागौर, मालवा और गुजरात से मेवाड़ की रक्षा करने के लिए कुंभा ने अपने आसपास के जो राज्य थे उन्हें जीतकर सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत किया, प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई। तत्पश्चात इन राज्यों से मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली सेना उसने गठित की। मेवाड़ से राठौड़ों के प्रभाव को
एक आकस्मिक घटना से अपने आप ही समाप्त हो गया। मेवाड़ी सरदार राघव देव और रणमल में चाचा और मेरा के शिविर से छुड़ाई गई लड़कियों को लेकर आपसी विवाद बढ़ गया था और रणमल ने सिसोदियों के प्रभावशाली सामंत राघव देव की हत्या करवा दी थी 1437 ईस्वी में। इससे कुंभा सहित मेवाड़ के जो अन्य सामंत थे वो रणमल से नाराज हो गए और कुंभा के मुख्य समर्थन से एक षड्यंत्र रच करके 1438 में रणमल की हत्या कर दी गई। उसका जो पुत्र था रावजोधा वो भाग करके मारवाड़ चला गया। तो इस छोटी सी घटना से राठौड़ों का मेवाड़ में प्रभाव समाप्त हो गया। मेवाड़ी सामंतों को प्रभाव में अपने नियंत्रण में लाने के लिए कुंभा ने कठोर उपाय किए। फलस्वरूप कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ी सामंत एक हो गए। इस प्रकार अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के बाद अब कुंभा के सामने अपने राज्य का विस्तार और बाहरी स्थिति को मजबूत करना था। सबसे पहले उसने बूंदी की विजय करना, कुंभा को बूंदी के साथ शत्रुता उत्तराधिकार में मिली थी। इससे पहले महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा लाखा के समय भी बूंदी से मेवाड़ का संघर्ष चलता रहा था। 1442-43 ईस्वी में कुंभा ने बूंदी पर आक्रमण करके हाड़ा, जो चौहानों का राज्य जो था बूंदी में, उनमें बेरीशाल को मेवाड़ की प्रभुसत्ता मानने के लिए उसने बाध्य किया। 1451-52 ईस्वी में नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के नागौर की शासन सत्ता का एक दावेदार शम्स खां कुंभा के पास पहुंचा और उसे नागौर का राज्य दिलवाने की प्रार्थना की। कुंभा ने शम्स खां को इस शर्त पर नागौर का राज्य दिलवाया, उसकी सहायता की कि वह नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा और उसकी अधीनता मानता रहेगा। मगर शम्स खां ने नागौर प्राप्त करने के बाद संधि की शर्तों की अवहेलना कर दी। उसने नागौर दूर की किलेबंदी शुरू कर दी और एक प्रकार से मेवाड़ के आधिपत्य से निकलने की कोशिश करने लगा। इस पर कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया। शम्स खां भाग करके गुजरात गया और गुजरात की सेना लेकर के कुंभा का सामना किया, मगर कुंभा से पराजित हुआ। कुंभा नागौर के आसपास के क्षेत्र को उजाड़ करके शम्स खां को पराजित करके मेवाड़ लौट आया। कुंभा ने अपने राज्य को पश्चिमी सीमा, विशेष तौर से गुजरात के आक्रमणों से सुरक्षित करने के लिए गुजरात का जो अटैच इलाका था, आबू सिरोही वाला इलाका, जहाँ पर गुजरात के सबसे पहले आक्रमण करते थे, वो उनकी पसंद का क्षेत्र भी था। तो पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही के शासक सहसमल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। उसे मेवाड़ की अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। 1443 ईस्वी में उसने आबू पर भी अधिकार कर लिया और वहाँ अचलगढ़ का दुर्ग कुंभा ने बनाया ताकि गुजरात से होने वाले आक्रमण का सामना किया जा सके और मेवाड़ की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। 1446 ईस्वी में कुंभा ने डूंगरपुर के शासक गोपीनाथ को पराजित किया और डूंगरपुर का विलय मेवाड़ में कर दिया। 1442 ईस्वी में
कुंभा ने मालवा के सुल्तान से रणथंभौर छीन लिया और आमेर के साथ उद्धरण की सहायता की तथा टोंक एवं अलवर पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। राठौड़ रणमल की हत्या के बाद कुंभा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मारवाड़ का शासक राव जोधा मंडोर को पुनः लेने का प्रयास करता रहा और लंबे प्रयासों के बाद कुंभा की शिथिलता कहें या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुंभा की दादी के आग्रह पर कुंभा ने मंडोर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। फलस्वरूप 15 वर्षों के आधिपत्य के बाद 1453 ईस्वी में राव जोधा मंडोर पर पुनः अधिकार कर पाया और मंडोर पर 15 वर्षों के बाद मेवाड़ का आधिपत्य समाप्त हुआ। हंसाबाई के आग्रह पर मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य एक संधि हुई जिसे आंवल बांवल की संधि भी कहा जाता है कि जहाँ तक आंवले के पेड़ है वो सीमा मेवाड़ की मानी गई और जहाँ बबूल के पेड़ है वो सीमा मारवाड़ की मानी गई। मेवाड़ और मारवाड़ की मित्रता को मजबूत करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। इस प्रकार कुंभा ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। कुंभा को अपने पूरे शासनकाल में मालवा के साथ संघर्ष करना पड़ा। कुंभा का समकालीन मालवा का शासक महमूद खलजी था। कुंभा के समान वह भी महत्वाकांक्षी था और विशेष तौर से उसकी नज़रें मालवा के नज़दीक चित्तौड़ पर लगी हुई थी। वह चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था। मालवा ने कुंभा के पिता मोकल के हत्यारों महपा और एका को अपने दरबार में शरण दी थी, जिससे कुंभा मालवा के सुल्तान से नाराज़ था। कुंभा ने भी मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया और महमूद खलजी के विरोधी उमर खां को शरण दी, उसको सहायता भी दी, जिससे दोनों के मध्य संबंध बिगड़ गए। नैणसी एवं श्यामलदास लिखते हैं कि 1437 ईस्वी में मालवा एवं मेवाड़ के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा ने महमूद खलजी को पराजित किया। लेकिन बाद के कुछ विद्वान वैसे उपेंद्र नाथ डे वगैरह मानते हैं कि यह युद्ध दोनों के मध्य हुआ ही नहीं था। 1442 ईस्वी में महमूद खलजी ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, मगर पराजित हुआ, उसे वापस लौटना पड़ा। 1446 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ और 1456 ईस्वी में भी दोबारा मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, मगर उसे फिर भी मेवाड़ के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। 1457 ईस्वी में मालवा ने गुजरात के साथ एक संयुक्त गठबंधन किया और चंपानेर की संधि की, जिसके तहत मालवा व गुजरात दोनों ने ही मेवाड़ पर आक्रमण करके उसको जीत कर आपस में बांट लेने का समझौता किया। और इस उद्देश्य से 1457 में दोनों ही शासकों ने या दोनों ही राज्यों ने, मालवा व गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति व रणनीति के कारण मालवा को पुनः पराजित होना पड़ा और गुजरात का शासक भी अपनी सेना लेकर के अपनी राजधानी लौट गया। 1467 ईस्वी में महमूद ने एक बार पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर इस बार भी उसे पीछे हटना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बार बार मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर उसे मेवाड़ के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिली और मालवा विजय की स्मृति में ही कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कई कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने अपने किस विजय के फलस्वरूप करवाया था। मालवा, गुजरात, बूंदी, नागौर वगैरह विकल्प आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि मालवा पर विजय के फलस्वरूप कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया था। कुंभा का गुजरात के साथ संबंध। कुंभा के समकालीन गुजरात के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय, कुतुबुद्दीन अहमद शाह और महमूद बेगड़ा थे, मगर कुंभा का केवल कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ संघर्ष हुआ। नागौर पर आक्रमण के दौरान
जब शम्स खां गुजरात की सेना लेकर कुंभा से लड़ने आया, कुंभा ने गुजरात की सेना सहित शम्स खां को पराजित किया था। 1456 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर उसे कुंभा से पराजित होना पड़ा। मालवा के साथ चंपानेर की संधि करके गुजरात ने 1457 ईस्वी में मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया, मगर उसे कोई सफलता नहीं मिली और वह सीमावर्ती मेवाड़ी प्रदेशों में लूटपाट करके लौट गया। 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। मेवाड़ के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ था। इस प्रकार गुजरात और मालवा के साथ कुंभा अपने पूरे शासनकाल में संघर्षरत रहा और कहीं कोई निर्णायक हमें इस युद्धों का रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ में मामादेव के जलाशय पर जो कुंभा बैठा हुआ था, तो उसके पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। एक यशस्वी और वीर शासक का यह दुखद अंत उसके ही पुत्र के हाथों हुआ। कुंभा इतिहास में अपनी विजयों के कारण तो प्रसिद्ध है ही, और कुंभा की प्रसिद्धि है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों के कारण है। विशेष तौर से स्थापत्य संबंधी कुंभा ने इतने कार्य किए कि कर्नल टोड ने लिखा कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण तो अकेले कुंभा ने करवाया। कुंभा ने अनेक दुर्गों, मंदिरों, भवनों और जलाशयों का निर्माण करवाया। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, जिसका प्रमुख शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा ने सबसे ऊंची चोटी पर कटारगढ़, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, वहाँ अपने राजप्रसाद बनवाए। कुंभा के राजप्रसाद बड़े साधारण और सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ है। दुर्ग में उसने कुंभस्वामी का मंदिर, बादल महल, देवी का प्राचीन मंदिर, जाली रानी का महल, मामादेव का मंदिर और पृथ्वीराज स्मारक इत्यादि कुंभा ने बनवाए। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग, मेरों के इलाके में मचान दुर्ग, बदनौर और आसपास के इलाकों में बैराठ दुर्ग, आबू में अचलगढ़ का दुर्ग भी कुंभा द्वारा बनवाया गया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, उसमें नए बुर्ज द्वार बनवाए, प्राचीर को ऊंचा करवाया, मजबूत किया। मालवा विजय की स्मृति में कुंभा ने 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसका प्रमुख शिल्पी जेता था। नापा व पुंजा ने जेता की सहायता की। कीर्ति स्तंभ एक प्रकार से अजूबा है, जो कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का एक प्रकार से अजायब घर कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में उसने कुंभस्वामी का मंदिर, श्रृंगार चंवरी, मीरा मंदिर और कई महलों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। रणकपुर के मंदिर, अचलेश्वर के जैन मंदिर इत्यादि भी कुंभा द्वारा बनवाए गए। कुंभा के काल में, शासनकाल में, रणकपुर का आदिनाथ का मंदिर बना, जो कि 1444 खम्भों वाला है। इसका प्रमुख शिल्पी देपाक था। ये हमने को अपने को ध्यान रखना है कि आदिनाथ मंदिर जो बना वो कुंभा के शासनकाल में बना। कुंभा एक रचयिता के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह एक स्वयं एक कवि, नाटककार, टीकाकार और संगीताचार्य था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की, जिसकी जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति
और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। ऐसा ही माना जाता है कि कुंभा ने चंडीस्तक की व्याख्या, गीत गोविंद की रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। तो कुंभा एक विद्वान व्यक्ति था। पता नहीं इतने संघर्ष के काल में भी ये शासक लोग कैसे इतना समय निकाल लेते थे अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए। निश्चित रूप में ऐसे विरले ही लोग हुए हैं। कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी मंडन, नाथा और गोविंद थे, जिन्होंने प्रसाद मंडन, रूप मंडन, उद्दार दोरिणी इत्यादि अनेक वास्तुशास्त्र के ग्रंथों की रचना की। उसके दरबार में कवि अत्रि व महेश, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, आश्रय पाते थे। कान्य व्यास, जिसने एकलिंग महात्म्य लिखा, ये भी कुंभा के दरबार में था। कुंभा ने अनेक उपाधियां धारण की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें कुंभा की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां थी वो थी महाराजा धीराज, राय रायन, राण रासो, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु इत्यादि। संगीत ग्रंथों की रचना के कारण वह अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था। हम कर्नल टोड की 2 लाइनों से महाराणा कुंभा के संबंध में इस संक्षिप्त ऑनलाइन वीडियो की समाप्ति करेंगे। कर्नल टोड ने लिखा, कुंभा में महाराणा हमीद की शक्ति, लाखा का कला प्रेम और वह प्रतिभा थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। धन्यवाद।